क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो लास्ट वीक हमने जो वीडियो बनाया था उसको आपने ज़रूर देखा होगा, आपको अच्छा लगा था। उसका सेकंड पार्ट आज हम देखने वाले हैं, 19वीं सदी से प्रेजेंट डे तक कैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ। पर पिछले वाले का उस वक्त मैंने एक फ्रेमवर्क दिखाया था। इस फ्रेमवर्क को ज़रा देखो कि किस चीज़ से दुनिया बनती है। ये व्यापार से बनती है, जिसमें है गुड्स यानी कि उत्पाद, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग, जो बेचना पड़ता है, लोगों को कंजम्पशन होता है, और इस साथ साथ और भी चलती है जो है डिजीज़। अब हम आ जाते हैं आगे बढ़ के पहले विश्व युद्ध पर। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1918 में ख़त्म हुआ। और इस विश्व युद्ध में ये पहली बार माना गया कि ये एक यांत्रिक युद्ध था, क्योंकि इसमें टैंक आए, इसमें एरोप्लेन्स आए, इसमें बड़े बड़े गन्स आए, राइफल्स आए, हर किस्म के गन्स आए, इस्तेमाल हुए। तो लोगों ने कहा ये तो पूरा मैकेनिकल युद्ध हो रहा है। और इस युद्ध में कितने ही लोग मारे गए और करीब कोई 8 करोड़ लोग तो जख्मी हो गए। पूरी सामाजिक व्यवस्था बिगड़ गई। जो पुरानी तरह से लोग काम करते थे वो सारा चेंज करना पड़ा। महिलाएं घर से निकलकर बहुत सारा काम करने लगी, यानी कि समाज का जो ढांचा था वो भी युद्ध के साथ साथ पूरा बदल गया। युद्ध तो ख़त्म हो गया। उसके बाद इंग्लैंड ने देखा क्या हाल था, कोई खाने पीने के सामान नहीं है। युद्ध के टाइम पे तो बड़ा धनाधन प्रोडक्शन हो रहा था, फैक्ट्रीज में लोग काम कर रहे थे, कृषि में लोगों को कहा जा रहा था और उगाओ और उगाओ। युद्ध के बाद डिमांड ख़त्म। बुक डिमांड अब कहाँ जाए, इतना प्रोडक्शन और उसका कोई कीमतें गिरती गई, बहुत ज़्यादा आर्थिक मंदी होने लगी। साथ ही साथ ब्रिटेन का एक और प्रॉब्लम था, उन्होंने युद्ध के लिए अमेरिका से कर्ज लिया था, वो कर्ज भी तो वापस करना था। इसी तरह यूरोप के देश भी बहुत ही ध्वस्त हो रहे थे और इस तरह अमेरिका बन गया यूरोप का कर्जदाता। वो सबको कर्ज देने लगा, लो मेरे से पैसे लो और अपनी इकोनॉमी को फिर से, आप अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से चालू करो। अमेरिका का हाल अच्छा था, क्योंकि जो पहले विश्व युद्ध के टाइम पर उसके बाद वहाँ मास प्रोडक्शन यानी कि बृहद उत्पाद शुरू हो गया। कैसे? हेनरी फोर्ड नाम के सज्जन थे, उनकी गाड़ी की कंपनी थी फोर्ड कार, और उन्होंने अपनी कार का फैक्ट्री में लगाया असेंबली लाइन। पहले एक गाड़ी पे 10 लोग एक साथ काम करते थे, फिर जाके एक गाड़ी बनती थी, और यहाँ उन्होंने लाइन बना दी। लाइन से गाड़ियाँ आ रही हैं, एक बंदा अपनी जगह पे खड़ा है, उसका काम है केवल व्हील लगाना। गाड़ी आई, व्हील लगा दिया, गाड़ी आगे बढ़ गई, व्हील लगाया, गाड़ी आगे बढ़ गई। अगला बंदा उस पर स्टीयरिंग लगा रहा है, कोई उस पर वाइपर लगा रहा है। इस तरीके से बड़ी तेज़ी से गाड़ियाँ बन रही थी, और जितना उत्पाद बढ़ता गया गाड़ी की कीमतें भी अफोर्डेबल होने लगी, और साथ ही साथ फैक्ट्रीज़ में लोगों को काम के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली, लोगों के हाथ में पैसा था, और साथ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थी, जो आर्थिक इंस्टीट्यूशंस थी, उन्होंने हायर परचेज, EMI ऐसे स्कीम्स लगा दिए। तो लोगों ने जम के अपना मकान खरीदा, गाड़ी खरीदा, घर के हर किस्म के सामान खरीदे और बड़ी अच्छी ज़िंदगी जीने लगे। पर फिर आया 1929 में अचानक एक दिन ग्रेट इकोनॉमिक क्रैश हुआ, और जितने सारे बैंक्स थे सारे डिफ़ॉल्ट हो गए, और जो कंपनीज़ थी वो सारी कंपनीज़ एक के बाद एक बंद होने लगी। लोग सड़कों पे आ गए, जो लोग बड़े अच्छा कमाते थे वो भी सड़कों पे घूम रहे हैं कि कहीं कोई काम मिल जाए। एग्रीकल्चर में भी मंदी, इंडस्ट्री में तो मंदी आई गई, और अमेरिका अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए वो यूरोप के जिन देशों को उन्होंने कर्ज दिया था उससे कहने लगी मेरा कर्ज वापस करो। वो कर्ज वापस के चक्कर में आधे तो यूरोपियन बैंक ही धराशायी हो गए। तो यूरोप के बैंक जब धराशायी होने लगे, और अमेरिका ने अपने को बचाने के लिए और एक काम किया, जो विदेश से उनके जो सामान आता था, जो वो आयात करते थे, उस पर उन्होंने ज़बरदस्त टैक्सेस लगा दिए। यानी कि वो इतनी कीमती हो गए कि अमेरिका के लोग उनकी पूरी चाहते ही नहीं थे, डिमांड एकदम ख़त्म हो गया। इससे पूरे दुनिया की विकसित देश की अर्थव्यवस्थाएँ थी वो सारी चरमरा गई। और इस महामंदी का भारत पे क्या असर पड़ा? भारत पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि जो भारत के फैक्ट्रीज़ थी वो यूरोप की तरफ ज़्यादा नहीं बेच रही थी, वो ज़्यादा एशिया की तरफ बेच रही थी, और वो कच्चा माल बेच रही थी, वो उत्पाद नहीं बेच रही थी। सो दैट वाज नंबर 1 रीज़न। नंबर 2 रीज़न था कि गांव के लोगों पे तो ज़रूर फ़र्क पड़ा, क्योंकि अनाज की कीमतें गिरने लगी थी। पर शहर के जो लोग थे, जो फैक्ट्रीज़ में काम करते थे या ऑफिस में काम करते थे, या जिनका अपना मकान था, या जो मकान मालिक थे किराए पे देते थे, उनकी हालत स्थिति कुछ ठीक ठाक बनी ही रही। इस समय ब्रिटेन ने क्या किया कि उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को थोड़ी स्टेबल बनाने के लिए भारत से सोने का निर्यात करना, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि यूरोप की आर्थिक स्थिति, ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति को थोड़ा स्टेबल बनाने में भारतीय सोने का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है।
तो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से दुनिया यूरोप और अमेरिका गुजरी, और इनको ठीक होते होते ऑलमोस्ट कोई 10 साल लग गए। और जब तक वो ठीक हुए तब तक द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। हिटलर ने पोलैंड पर अटैक कर दिया, चेकोस्लोवेकिया पे, ऑस्ट्रिया पे अटैक कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध में एक साइड पे थे अलाइड पावर्स और दूसरे साइड में थे एक्सिस पावर्स, और इन दोनों का जो घमासान युद्ध चला वो जाके फाइनली ख़त्म हुआ जापान पर एटम बॉम्ब गिरने के बाद। युद्ध के बाद देखा गया फिर से दुनिया ध्वस्त पस्त पड़ी हुई है। तो 2 विश्व युद्ध होने के बाद दुनिया के जितने देश थे वो थोड़े शांति से बैठे और सोचने लगे कि इस विश्व युद्ध से आर्थिक स्थिति किसकी अच्छी होती है। युद्ध के टाइम पे सबकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है क्योंकि खूब दनादन प्रोडक्शन होता है, और युद्ध के बाद सारी कीमतें ढल जाती हैं, किसान बेरोज़गार, फैक्ट्री के लोग बेरोज़गार, तो देश का हाल बहुत ख़राब हो जाता है। तो उन्होंने अपना इस स्थिति को युद्ध के पहले वाली स्थिति से कंपेयर किया और देखा कि बृहत उत्पाद एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते रहे, पर ये तभी सक्सेसफुल होगा जब बृहत कंजम्पशन होगा, लोग इसको उपभोग भी करेंगे। तो लोग उपभोग तभी करेंगे जब उनके पास जेब में पैसा हो। जेब में पैसा कहाँ से आएगा? जब उनकी पूर्ण रोज़गार हो, फुल एम्प्लॉयमेंट हो। और ये भी उन्होंने समझा कि प्राइवेट सेक्टर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती, इसके लिए सरकार का हस्तक्षेप करना ज़रूरी है। कुछ सरकार एम्प्लॉयमेंट देगी, कुछ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट देगी, तभी जाकर फुल एम्प्लॉयमेंट होने की उम्मीद है। 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स नाम के शहर में सारे विकसित देशों का एक मीटिंग हुआ और उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति ताकि ना आए और ताकि हम आर्थिक अपनी सिचुएशन को बेटर और बेटर कर सके, इसके लिए हमें कुछ संस्थाएं बनानी पड़ेंगी। तो एक संस्था उन्होंने बनाया वर्ल्ड बैंक, दूसरा उन्होंने बताया IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड या अंतर्देशीय मुद्रा कोष, और तीसरा बनाया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उस वक्त उसका नाम था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स एंड टैरिफ्स, ताकि विश्व भर में जितना व्यापार हो रहा है उसमें संतुलन रहे, कोई किसी का ज़्यादा किसी का कम, जो झगड़ा हो वगैरह हो, इन सब चीज़ों पे निगरानी रखती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इन तीनों संस्थाओं के कामकाज से जो विकसित देश थे वो धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को ठीक करने लगे। अगले 20-30 साल में उनकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी हो गई, साल पर साल 8% ग्रोथ होता गया। तो ये विकासशील देशों का क्या हुआ? मैंने आपको बताया था ना, ये सारे देश पहले उपनिवेश थे। ये सब 1950 के बाद कहने लगे कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए और उन्होंने अपनी आज़ादी ले ली। आज़ादी लेने के बाद उन्होंने देखा कि हमारी अर्थव्यवस्था तो एकदम ज़ीरो हो रही है, क्योंकि जो उपनिवेशकारी थे वो उनके क्यों सोचते, वो उनको तो चाहिए था रॉ मटेरियल निकालो, अपने देश में ले जाओ, वहाँ से बना हुआ उत्पाद लाकर ज़्यादा कीमत में बेचो। तो इससे जो ट्रेड सरप्लस था उससे उनका तो बढ़िया काम चल रहा था। तो जब इंडिपेंडेंस के बाद ये लोग क्या करें, तो उस वक्त वर्ल्ड बैंक ने इनकी मदद करने की सोची और शुरू हुआ नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इसमें 77 कंट्रीज़ ने हस्ताक्षर किया था, इसलिए इसको कहा गया G77। अब देखो, हस्ताक्षर भी हो गया, सब कुछ हो गया। विकासशील देशों को अब पूंजी की ज़रूरत थी, अपने को रिकंस्ट्रक्ट करने लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए वो यूरोपियन बैंक वगैरह से पूंजी ले रहे थे और कई बार वो पैसे वापस नहीं कर पाते थे। तब वो यूरोपियन बैंक के साथ ऋण संकट में फंस जाते थे, बहुत ही बुरा हाल हो जाता था उनका। तो वर्ल्ड बैंक इसमें आई और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि आप उनसे लोन नहीं लेंगे, आप अपनी इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करिए, नए सिरे से ढालिए, ताकि आप एक प्रतिस्पर्धी इकोनॉमी बन सकें। और उस वक्त का जो विकसित देश थे वो तभी भी उनका दोहन कर रहे थे। यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे कम दाम में और तैयार करके प्रोडक्ट लाकर उनको ज़्यादा दाम में बेच रहे थे, जिसका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि हमारा कच्चा माल आप सही प्राइस पे खरीदोगे, और नंबर 2, हम जब अपने प्रोडक्ट्स तुम्हारे देश में ले जाएंगे तब तुम उस पर बैरियर्स नहीं डालोगे, उस पर टैक्स नहीं डालोगे, क्योंकि हमारे यहाँ आती है आप तो बड़े हाई प्राइस में बेचते हो और हम आपके पास ले जाते हैं, आप हमारी प्राइस इतनी हाई कर देते हो कि कोई खरीदने को तैयार नहीं होता है। तो इस तरीके से विकासशील देशों ने अपना बचाव किया। अब इस सारी कहानी मैं आपको बता रही हूँ, इसमें चाइना नहीं थी, क्योंकि 1948 से चाइना विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थी। माओ सेतुंग का कम्युनिस्ट रिजीम चल रहा था, तो चाइना विश्व से अलग थी। 1970s में चाइना फिर विश्व बाजार में वापस आई और धीरे धीरे उसने अपना एक मजबूत स्थान बना लिया। और USSR का क्या? सोवियत रशिया के साथ बहुत सारे छोटे छोटे देश मिलकर बना था सोवियत रशिया। 1991 में ये सोवियत रशिया डिसॉल्व हो गया और ये सारे देश अलग अलग हो गए और धीरे धीरे ये सारे देश विश्व अर्थव्यवस्था में आने लगे। तो आज की तारीख में हमारा क्या सिचुएशन है, आप ही बताओ। ग्लोबलाइजेशन, आपके हाथ का फ़ोन ले लो, इस फ़ोन का जो डिज़ाइन है, जो टेक्नोलॉजी है, ये बना है अमेरिका में।
इसका जो चिप है वो बना है चाइना में, इसको असेंबल किया गया है वियतनाम में, मेक्सिको में, कई जगह पर असेंबल किया गया है और इसको बेचा गया है दुनिया भर में। और इसका कॉल सेंटर कहाँ पे है? भारत में। और इनके कहीं भी, ये जो पूरा चेन मैंने आपको बताया, इस चेन में कहीं भी अगड़ बगड़ होती है तो पूरा चेन हिल जाता है। आज की तारीख में यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध है, आप तो खुद ही देख रहे हो तेल की कीमतें कैसे कितनी बढ़ रही है, क्योंकि तेल का जो चेन है वो चरमरा रहा है। तो बच्चों, ये था आपका पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। आप इसका सारांश देख लो। पहले ना आप वीडियो को एक बार देखो, फिर चैप्टर को एक बार पढ़ना, फिर एकदम क्लियर हो जाएगा। और जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, इतिहास इज़ लाइक अ स्टोरी। आप अगर इतिहास से लड़ाई करो तो इतिहास आपका कभी फ्रेंड नहीं बनेगा, पर इतिहास को स्टोरी की तरह करो, कभी नहीं भूलोगे। इट्स सो इंटरेस्टिंग, इट इज़ सो एक्साइटिंग। आप अपने शब्दों में आंसर लिखना मत भूलना, आपको बहुत बढ़िया नंबर मिलेंगे, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप हमारे ये सारे मीडिया पे हमसे जुड़ गए हो ना, क्योंकि इसमें ना हम डेली एक बहुत अच्छा मोटिवेशन पोस्ट डालते हैं। आप देखो, आपको अच्छा लगा, हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोशिश